हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम वनडे एग्जाम से पूछे गए केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बेंजीन में क्या कह रहे हैं यहाँ पे? बेंजीन में, एक मिनट, बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड, क्या कह रहा है? सिग्मा और पाई बॉन्ड बॉन्ड की संख्या कितनी है? तो हम लोग बात करेंगे बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है। तो देख लेते हैं बेंजीन कैसा होता है। ये रहा पिक्चर इसका। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं टोटल पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की बात कर लेते हैं। ये पाई बॉन्ड की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। ये मेरा पाई बॉन्ड है और एक मेरा ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो ये मेरा क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड। ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा और सिग्मा। टोटल 6 हुआ, और 6 यहाँ पे आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। टोटल कितना हो गया? यदि हम लोग सिग्मा बॉन्ड की बात कर लें तो सिग्मा टोटल 12 हो जाएगा, 12। ठीक है, और पाई बॉन्ड की बात कर लें तो पाई कितना हो जाएगा? 3। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? किसकी बात कर रहा है? NH3 में, है ना? NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता, NH3 में किसकी संयोजकता? नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, इसकी बात कर रहा है। तो बात कर लेते हैं पहले नाइट्रोजन का। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? जैसे ये नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 7। देख लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 ए, सॉरी, 2 और यहाँ पे 5। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 5। यदि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का इसको ज़रूरत है? तो 3 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है इसको। ठीक है, और यदि 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? तो गेन करेगा, और गेन करके ये क्या बना लेगा? तो ये बना लेगा, क्या चीज़ बना लेगा? नोबेल, नोबेल एलिमेंट बन जाएगा ये। ठीक है, नोबेल एलिमेंट बन जाएगा। तो हम लोग बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन की संयोजकता है, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा इसका? तो सही 3 हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? नंबर बी, 3। नेक्स्ट, वह तत्व जिसके अणु में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं एक उदाहरण है। इसमें उदाहरण बताएंगे किसका होगा? इसमें क्या क्या है? सिलिकॉन है, तांबा है, जर्मेनियम है, एल्युमिनियम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या चीज़? एल्युमिनियम हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन, कार्बन चतुः संयोजक होने के कारण, उसके संयोजक, संयोजक बंधन बनाने के कारण कार्बन डैश दर्शाता है। कार्बन क्या दर्शाता है यहाँ पे? क्या वो हाइड्रोजन कार्बन दिखाता है, हाइड्रोकार्बन दिखाता है, एकलता संयोजक बंध दिखाता है, अपरूपता दिखाता है, या तो फिर श्रृंखला बंधन दिखाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्बन में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, और वो क्या होता है कि ये जो है कि श्रृंखला बंधन बना सकता है। इसके अंदर कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पाया जाता है। ठीक है,
कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से कौन सा विकल्प ससंयोजक यौगिक का नहीं है? इसमें बात कर रहा है ससंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। कौन सा नहीं है? बात कर रहा है नहीं, ठीक है, ध्यान देंगे, नहीं की बात कर रहा है। तो निम्न गलनांक और क्वथनांक होता है, उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है, उष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक होता है, जल में विलय और कार्बनिक विलायकों में विलय होता है ना, जल में अविलय और कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बात करेंगे कि इसका गलनांक और क्वथनांक ये तो निम्न ही होता है, ठीक है। हाँ, उष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक होता है, ये भी सही है। जल में अविलय और कार्बनिक विलायकों में विलय, ठीक है, तो ये भी सही है। यानी ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर ये तीनों सही है। तो इसका जो एक गलत आंसर है कि वो प्रॉपर्टी में नहीं आता है, वो नंबर कौन है? नंबर बी। कौन है? नंबर बी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी जो हमारा ससंयोजक यौगिक होता है उसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। संयोजक बंधन दो परमाणु के बीच डैश द्वारा बनते हैं। क्या वो प्रोटॉनों का साझेदारी करता है, प्रोटॉनों का अंतरण करता है, इलेक्ट्रॉन का अंतरण करता है, या तो फिर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है? तो याद रखिएगा कि जब भी यहाँ पे ससंयोजक बंधन की बात करेगा, ससंयोजक बंधन की बात करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे संयोजक बंधन की बात करेगा, कोवलेंट बॉन्ड की बात करेगा, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है? त्रिसंयोजक बात करेंगे कौन सा होगा? त्रिसंयोजक तत्व कौन सा होगा जिसका कि वैलेंसी, कह लो कि जिसका वैलेंसी क्या होगा? वैलेंसी बात करेंगे यहाँ पे, वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी कितना होना चाहिए? तो 3 होना चाहिए। तो कौन कौन सा होगा? क्या वो बोरॉन होगा, या इंडियम होगा, एल्युमिनियम होगा, या ये सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो ये बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा, बोरॉन, इंडियम और एल्युमिनियम तीनों हो जाएगा, ठीक है। तीनों का जो वैलेंसी होता है वो 3 होता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे, फॉस्फोरस एक परमाणु में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? बात कर लेते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो होता है वो फॉस्फोरस पी, जिसका कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। और इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना आता है? 2, 8 और 5। यानी आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल की बात करें तो कितना इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे? 5 इलेक्ट्रॉन आता है आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि संयोजक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इसका नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? संयोजक इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? तो जो लास्ट सेल में, ठीक है, कहाँ पे? लास्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, ठीक है। तो लास्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जब की बात करेंगे यहाँ पे कि टोटल कितना है यहाँ पे? 5, और उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। हाँ, संयोजी आबंध के दो परमाणु के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या हो सकती है। मतलब बात करेंगे तो क्या हो सकता है यहाँ पे? 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इससे क्या होगा? तो थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो मेरा संयोजी आबंध होता है, मतलब कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, ये 3 टाइप का होता है। ये कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। यानी एक क्या होता है? सिंगल, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। दूसरा क्या होगा?
डबल कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, कोवलेंट बॉन्ड का कितना टाइप हो गया, 3 टाइप हो गया, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो टोटल 3 हो गया। तो बात करेंगे यहाँ पे कि कह रहे हैं कि अधिकतम कितनी हो सकती थी बंदों की, तो अधिकतम कितना हो सकता है, तो अधिकतम 3 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, N2 में अवंध बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या में भाग लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भाग लेते हैं, ये हमारा है कि जब हमारा N2 अवंध बनाते हैं, N2 देख लेते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ये अपने सामने रखेगा, और ये भी इलेक्ट्रॉन की बात कर लें कि ये भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन सामने रखेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, जो कि लॉन पेयर बना रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, और ये भी नाइट्रोजन अपना क्या कर रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। और ऑक्टेट जब कंप्लीट कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पे बॉन्डिंग बनाने में भागीदारी निभा रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो देख लेते हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, बॉन्ड को बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, परिवर्तनीय संयुक्ता दर्शाते हैं, यानी वेरिएबल वैलेंसी, क्या कह रहा है यहाँ पे, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। ठीक है, कौन करता है वेरिएबल वैलेंसी शो, क्या वो संयोजी इलेक्ट्रॉन से, संक्रमण तत्व से होता है, या समूह तत्वों से होता है, या क्षारीय तत्वों से होगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और खास करके ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी होते हैं उसमें से बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो कि अपना वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, मतलब परिवर्तनीय संयुक्ता शो करता है। जैसे हम लोग बात करेंगे आयरन की, आयरन, एक मिनट, आयरन की बात कर लें तो आयरन का क्या होता है कि 2 संयुक्ता है, 2 और 3, जिसमें किसको क्या क्या है, इसका नाम है, तो एक है फेरस और दूसरा क्या है, फेरिक। ठीक है, फेरस का 2 होता है और फेरिक का 3 होता है, ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। ठीक है, तो इसमें से एक हम लोग एग्जांपल भी देख लिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है, लिथियम नाइट्राइड, ये तो सभी को पता होगा, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सही बताएंगे आंसर इसका, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम नाइट्राइड का Li3n। ठीक है, लिथियम नाइट्राइड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, संयोजक बॉन्डेड अणुओं में निम्नलिखित, निम्न गलनांक, क्या कह रहा है यहाँ पे, निम्न गलनांक कह रहा है। ठीक है, निम्न गलनांक और क्वथनांक, निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं, और निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं, और कह रहा है यहाँ पे क्यों होता है, क्या कह रहा है यहाँ पे, क्यों होता है ये चीज पूछ रहा है यहाँ पे कि क्यों होता है, निम्न गलनांक और क्वथनांक क्यों होता है, तो क्या वो इंटरमॉलिक्यूलर बल मध्यम होता है उसके अंदर, या फिर इंटरमॉलिक्यूलर बल मजबूत होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर बल कमजोर होता है, इंटरमॉलिक्यूलर बहुत मजबूत होते हैं। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर बल कमजोर होते हैं। ठीक है, इसलिए उसका गलनांक और क्वथनांक दोनों निम्न होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध डैश होते हैं, क्या होते हैं, बड़े परमाणु
बड़े परमाणु की बात करें कि जिसका परमाणु संख्या अधिक होगा, ठीक है, जिसका परमाणु संख्या अधिक होगा उसको बड़े परमाणु कहेंगे। तो इसमें कह रहा है कि तत्वों से बने बंध डैश होते हैं, क्या वो कम बहुत कमजोर होते हैं, मजबूत होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं या कमजोर होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी बताएंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होता है ये? बहुत कमजोर होता है। क्या होता है? बहुत कमजोर। ठीक है, आगे क्यों होगा कमजोर? क्योंकि ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं क्यों होता है यहाँ पे। एक मिनट। ठीक है, समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा यहाँ पे क्या रहता है हमारा, यहाँ पे हमारा क्या रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। और जैसे जैसे यदि साइज बढ़ते जाता है, एटम्स का साइज बढ़ते जाता है, यदि यहाँ पे रहता है ये, तो ठीक है, इसके बीच में जो बात कर लें कि मजबूती की, है ना, कितना स्ट्रांग होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे हम लोग एटॉमिक साइज बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होगा कि यदि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो यहाँ से जो है कि फोर्स बहुत ही कम लगता है, तो इसीलिए जो है कह सकते हो कि ये काफ़ी कमज़ोर होता है, बहुत कमज़ोर होगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत डैश द्वारा जुड़े होते हैं। तो किसके द्वारा जुड़ा होता है देखते हैं। क्या विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा जुड़ा होता है, चुंबकीय बलों द्वारा जुड़ा होता है, गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा जुड़ा होता है, या विद्युत बलों द्वारा जुड़ा होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये विद्युत स्थैतिक, ये जो है विद्युत स्थैतिक फोर्स से जुड़ा होता है, ठीक है, विद्युत स्थैतिक बलों से जुड़ा हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? तो बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2। वहीं पे हम लोग क्लोरीन की बात कर लेंगे, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो क्लोरीन की संयोजकता 7 होती है। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? 7। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। चलिए ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। परमाणु के भीतर, है ना, जैसे ये कोई भी परमाणु हम लोग ले लें, ये परमाणु ले लें, ठीक है, ये परमाणु ले लिए हम लोग। तो यहाँ पे कह रहा है कि नाभिक में जो लग रहा है, नाभिक कहाँ है? यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक, यहीं पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो कह रहा है कि इसके भीतर जो आरोपित बल हो रहा है वो कौन सा बल लग रहा है, वो कौन सा बल लग रहा है, ठीक है, वो कौन सा बल लग रहा है? तो क्या वो नाभिकीय बल लग रहा है, विद्युत स्थैतिक बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, या तो फिर ज्वारीय बल लग रहा है? ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, एक मिनट, हाँ, ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल इसके बीच में लगता है, ठीक है। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, उष्मा ऊर्जा कहते हैं, या तो फिर सौर ऊर्जा कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जो परमाणु से आ रहा है उसको कौन सा ऊर्जा कहेंगे? नाभिकीय ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु संलयन प्रक्रिया स्वचालित होने से कहाँ होती है? यानी ये कह रहे हैं परमाणु संलयन प्रक्रिया स्वचालित रूप से कहाँ होती है? क्या वो सूर्य में होती है, परमाणु रिएक्टर में होती है, सागर की लहरों में होती है, या धरती के क्रोड में होती है? कहाँ पे होती है? कहाँ पे होती है?
परमाणु संलयन की बात कर रहा है, फ्यूजन की बात कर रहा है, ठीक है। तो फ्यूजन कहाँ पे होगा? तो फ्यूजन हमारे सन, यानी हमारे सन में होता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या होता है? फ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है रेडियो एक्टिव तत्व, ठीक है। रेडियो एक्टिव तत्व के बारे में आप लोगों को पता होगा, जो कि क्या करता है? अल्फा, क्या? अल्फा, अल्फा, बीटा और गामा। गामा किरण क्या करता है? ये गामा किरणें निकलता है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा किरणें निकलता है, जिससे कह लो एटम से निकलता है, जिस तत्व से निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। क्या प्लोटिनम, प्लोटिनियम से निकलता है? हाँ निकलता है। टाइटेनियम से निकलता है, देख लेंगे। यूरेनियम से निकलता है, हाँ निकलता है। थोरियम से भी निकलता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। यानी टाइटेनियम से नहीं निकलता है, टाइटेनियम से नहीं निकलता, बाकी प्लोटिनियम से, यूरेनियम से, थोरियम से निकलता है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा रेज निकलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? मतलब मैडम क्यूरी को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? क्या यूरेनियम के लिए हुआ था, प्लूटोनियम के लिए होता है, रेडियम के लिए होता है, या तो फिर ऑरम के लिए? ऑरम मतलब गोल्ड के लिए होते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियम। क्या हो जाएगा? रेडियम के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, मैडम क्यूरी जी को। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? रेडियो सक्रियता का आविष्कार कह रहा है यहाँ पे, है ना। रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहा है। इसका खोज किसने किया था? क्या मैक्स प्लैंक ने किया था, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने किया था, हेनरी बैकुरल ने किया था, या तो फिर हिनरिच हर्ट्ज ने किया था? किसने किया था? रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हेनरी बैकुरल। क्या हो जाएगा? हेनरी बैकुरल। अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है प्रकाश विद्युत अभिक्रिया। सूर्य में क्या होता है? प्रकाश विद्युत अभिक्रिया होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, या फोटोवोल्टिक अभिक्रिया होता है? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या होगा? अभी हम लोग पढ़े थे कि सन के अंदर जो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, मतलब नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है सन के अंदर? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया था वो कहाँ किया गया? क्या वो तारापुर में किया गया था? तारापुर में किया गया था, पोखरण में किया गया था, कलपक्कम में किया था, या हरिकोटा में किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पोखरण। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पोखरण में किया था, ठीक है। भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? पोखरण में किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, तो हाइड्रोजन में क्या एक होता है? हाइड्रोजन एटम में कितना होता है? क्या एक होता है, दो होता है, तीन होता है, या कुछ नहीं होता है? तो याद रखेंगे कि हाइड्रोजन एटम में जो है एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, केवल उसके अंदर क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर जो है H2 के अंदर, सॉरी, हाइड्रोजन के अंदर जो है क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन भी एक होगा और प्रोटॉन भी कितना होगा? एक ही होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो होता है वो जीरो होता है, मतलब इसके अंदर न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो हाइड्रोजन एटम्स में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, हाँ क्या है? परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित
करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। तो कह रहा नाभिकीय रिएक्टर में जो नाभिकीय विखंडन में रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया जो होता है, ठीक है, यूरेनियम का, तो उसमें न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस होता है, तो न्यूट्रॉन यदि उसको अवशोषित नहीं किया जाएगा तो ये जो है नाभिकीय रिएक्टर जो है विखंडन प्रक्रिया जो है ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, कह सकते हो कि ये कंट्रोल में हमारा नहीं रहेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? क्या वो भारी जल का प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, पानी का प्रयोग किया जाता है, या तो फिर कैडमियम का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम। सही आंसर क्या हो जाएगा? कैडमियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कैडमियम रॉड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, डैश में एटम बम का आविष्कार किया था? किसने किया था एटम बम का आविष्कार? क्या वो रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे, जॉन ब्राउनिंग थे, सैमुअल कोनल थे, और सैमुअल फोल्ट थे? तो कौन थे जो कि एटम बम के आविष्कारक थे? एटम बम के आविष्कारक। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ठीक है, रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है? ठीक है, किसका काम करता है? मंदक का कार्य करता है, यानी कह लो कि मॉडरेटर का काम करता है नाभिकीय विखंडन में, फ्यूजन में। तो कौन करता है? कठोर जल करता है क्या? कठोर जल करता है, शुद्ध जल करता है, जियोनो जियोनोटाइट जल करता है, या भारी जल करता है? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हैवी जल जो होता है, भारी जल जो होता है, ये मंदक का कार्य करता है नाभिकीय विखंडन में, याद रखेंगे आप सभी। चलिए, 1998 में भारत द्वारा पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या था? क्या उस समय का जो कोड नेम रखा गया था वो क्या था? क्या ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म था, ऑपरेशन विजय था, ऑपरेशन शक्ति था, ऑपरेशन काबूम था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा, बताएंगे आप लोग? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन शक्ति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन शक्ति। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुस्कुराते बुद्ध यानी स्माइलिंग बुद्धा, इसके लिए कॉड नाम था? स्माइलिंग बुद्धा किसके लिए कॉड नाम था, बताएंगे? क्या वो 2013 में उत्तराखंड बचाओ अभियान का नाम दिया गया था? 2015 में नेपाल भूकंप बचाओ का नाम दिया गया था? 1998 पोखरण सेकेंड परमाणु परीक्षण का नाम दिया गया था? भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण वन परमाणु परीक्षण का नाम दिया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर, डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड यानी कैडमियम की रॉड क्या काम करती है? अभी तुरंत हुआ था इस चीज पे क्वेश्चन, तो आप सभी बता सकते हो। उष्मा अवशोषित करती है? नहीं, उष्मा अवशोषित नहीं करती है। चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है? अगला, हाँ ये करती है। न्यूट्रॉन की ऊर्जा कम करती है? नहीं। न्यूट्रॉन उत्पन्न करती है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यानी चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती है, ठीक है। जिससे कि क्या होता है हमारा परमाणु रिएक्टर में जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, वो हमारा कंट्रोल्ड में आ जाता है। अगला क्वेश्चन, मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? तो बताएंगे, क्या वो सीवी रमन जी थे? सीवी रमन जी थे? क्या वो रामाकृष्ण नाथन थे, होमी जहांगीर भाभा थे, या तो फिर राजा रमन्नाथ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 33 नंबर। ईका सिलिकॉन जाना जाता है,
मतलब ई का सिलिकॉन किस नाम से जाना जाता है? देखिए इसका थोड़ा सा स्टोरी समझ लीजिए क्या है कि जब पीरियोडिक टेबल बन रहा था, यानी मेंडली साहब जब पीरियोडिक टेबल बनाए थे, तो उन्होंने लगभग कहा जाता है कि 63 एलिमेंट्स को अरेंज किए थे, और 63 एलिमेंट्स के बाद भी उन्होंने कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में बताया, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया, और खाली जगह भी छोड़ दी अपने पीरियोडिक टेबल में। इन्होंने बता दिया कि इसका प्रॉपर्टी ये होगा, और इसका नाम अभी ये होगा, ठीक। और बाद में वही एलिमेंट जो है डिस्कवर होता है जिसका सारा प्रॉपर्टी मैच करता है, और जो प्लेस छोड़ा गया था उसी प्लेस पे जाकर के जो है कि ये एलिमेंट आ जाता है। वो कौन सा था? क्या वो सिलिकॉन था? क्या वो सिलिकॉन था? ठीक है। क्या वो गैलियम था? क्या वो जर्मेनियम था या एल्युमिनियम था? क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। जर्मेनियम को क्या बोलते हैं? एका सिलिकॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एका सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अल्फा बीटा तथा गामा किरणों की भेदन क्षमता का अवरोही क्रम, मतलब घटते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है कि सबसे ज्यादा किसका होता है, फिर उसके बाद किसका होता है, फिर उसके बाद किसका होता है, मतलब घटते हुए क्रम में बताना है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? क्या वो अल्फा बीटा गामा होगा, गामा अल्फा बीटा होगा, बीटा अल्फा गामा होगा, या गामा अल्फा बीटा होगा? सही इसका आंसर क्या होगा? सही इसका आंसर क्या होगा, बताएंगे? सही इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। और इसमें जो है कि एक ऑप्शन को भी कट कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन जो है हम लोग का एक ही ऑप्शन दो बार लिखा गया है, ठीक है, तो इसको हम लोग कट कर लेते हैं। और ऐसे देखें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। पहले गामा हो जाएगा, फिर अल्फा, फिर बीटा, मतलब सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो गामा का होता है, फिर अल्फा का होता है, फिर बीटा, मतलब सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है? बीटा रे का होता है, ठीक है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं? संभारिक की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या वो अल्फा रे होगा? अल्फा कितने होगा, बीटा कितने होगा, गामा कितने होगा, या एक्स कितने होगा? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही आंसर होगा? तो वो क्या होता है? बीटा किरणें होता है, ठीक है। बीटा किरणें होता है जो कि संभारिक उत्पन्न करता है। क्या करता है? संभारिक उत्पन्न करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग से क्या निर्धारित किया जाता है? किसका क्या निर्धारित किया जाता है कार्बन डेटिंग से? क्या जीवाश्म का कार्बन डेटिंग आयु निर्धारित किया जाता है, पेड़ पौधे का किया जाता है, या चट्टान का किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सभी को पता है ये किसका किया जाता है निर्धारण? तो जीवाश्म का निर्धारण किया जाता है, उसके आयु का निर्धारण किया जाता है कार्बन डेटिंग से, ठीक है। अगला क्वेश्चन। हाँ। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? ठीक है। कार्बन का कौन सा समस्थानिक कह रहा है प्रयुक्त होता है? क्या वो 14, कार्बन 14 किया जाता है, कार्बन 13 यूज किया जाता है, कार्बन 12, या बोथ कार्बन 12 और 14 दोनों यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली कार्बन 14, यानी कार्बन 14 का यूज किया जाता है कार्बन डेटिंग करने में। कार्बन डेटिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन 14 का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? क्या वो बैकुरल है, बैकुरल, क्यूरी, केवल ए होगा, मतलब केवल बैकुरल होगा, या ए तथा बी दोनों होगा, है ना, ए एंड बी बोथ? तो कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों हो जाएगा, यानी बैकुरल भी होगा और क्यूरी भी होगा। बैकुरल भी होगा और क्या होगा? क्यूरी भी होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, ठीक है। यानी विकिरण चिकित्सा होता है रेडिएशन वाला, जो थेरेपी वगैरह दिया जाता है कोबाल्ट 60 से दिया जाता है। तो क्या कौन सा गैस का यूज किया जाता है? क्या अल्फा किरणें,
अल्फा किरणों का प्रयोग किया जाता है, अल्फा किरणें निकलता है, बीटा किरणें निकलता है, गामा निकलता है या एक्स निकलता है, ठीक है, एक्स रेज निकलता है। तो बताएंगे क्या होगा, बताएंगे क्या होगा, कौन सा रे निकलता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें निकलता है। क्या निकलता है, गामा किरणें निकलता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 40, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहा है। परमाणु रूपांतरण होता है, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड होते हैं, नए नाभिक का गठन होता है, अणुओं के उपखंड होते हैं। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या ये होगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो एक भारी परमाणु के नाभिक जो है उपखंड में, मतलब छोटे छोटे परमाणु में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41, 1940 के दशक में वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने तथा एटम बम का निर्माण करने का प्रयास किया। उनके इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, क्या वो मैनहट्टन परियोजना था, एटॉमिक हेरिटेज था, पर्ल हाइबर प्रोजेक्ट था, या लॉस एलामोस प्रोजेक्ट था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैनहट्टन, अरे क्या हो जाएगा, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, H2O2 प्लस Cl2 2HCl बन रहा है प्लस ऑक्सीजन। इस अभिक्रिया में समझेंगे ध्यान से, इस अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है, क्या एक अम्ल है, क्या एक ऑक्सीकारक है, एक अपचायक है, एक क्षार है। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग, थोड़ा सा समझ लेंगे उसके बाद आंसर बताएंगे। तो देखा जाए यहाँ पे, तो ऑक्सीजन यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अलग हो रहा है कि नहीं, और क्या बना रहा है यहाँ पे, ये अलग हो जा रहा है। अच्छा इसी की बात कर रहा है ना, ये क्या काम करता है, हम्म, H2O2 किसके रूप में कार्य करता है, क्या अम्ल के रूप में कार्य करता है, ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, अपचायक के रूप में काम करता है। तो क्या काम कर रहा है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये जो है, अरे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ये अपचायक का काम करता है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। वो भी समझेंगे कैसे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे कि ऑक्सीजन को यहाँ से हटा दे रहा है, और जहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा वहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होता है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। चलिए आगे चलते हैं, इसमें समझ लेते हैं। PbO2 4HCl, PbCl2 2H2O प्लस Cl2 में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ है। इसमें ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ क्या है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकृत हो रहा है, लेड क्लोराइड ऑक्सीकृत हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऑक्सीकृत हो रहा है, या लेड डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या कह रहा है, PbO2 प्लस Cl2 में, है ना, क्या कह रहा है, कौन सा सब्सटेंस, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा है। तो पहले समझना है कि ऑक्सीकरण के लिए क्या प्रोसेस है। तो ऑक्सीकरण के लिए क्या होता है, तो पहली बात तो एडिंग ऑफ, एक मिनट, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ H2, और लॉस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि ये तीनों होगा, यदि ये तीनों प्रोसेस होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब एडिशन, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन रिमूवल हो रहा है, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो फिर जा करके
यहाँ पे फिर जाकर के यहाँ पे ऑक्सीकरण प्रोसेस होगा, अदरवाइज ऑक्सीकरण प्रोसेस नहीं होगा। तो देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए क्लोरीन से क्या हो गया, अलग हुआ कि नहीं, हाइड्रोजन क्लोरीन से अलग हो रहा है। और तो रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ, यानी इसी से तो हो रहा है, इसी से तो हो रहा है यहाँ पे HCl से ही, किससे हो रहा है, HCl से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक है, और क्लोरीन अकेला हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है, ऑक्सीकरण में क्या सही नहीं है पदार्थों में, अभी तुरंत बताए वो सारी चीजें, तो ध्यान में रहेगा तो बन जाएगा। ठीक है, पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीकरण है, ये सही बात है भाई। ठीक है, पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीकरण प्रोसेस है, ये तो सही है, ये सही है। ठीक है, वह पदार्थ जो ऑक्सीजन जोड़ता है ऑक्सीकारक कहलाता है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। धातु में जंग लगना ऑक्सीकरण का एक प्रभाव है। तो ये भी सही है, बी नंबर भी सही है और डी नंबर भी सही है। तो ये सही नहीं है ना, ये हमारा सही नहीं है। नंबर सी जो है, नंबर सी जो है ये हमारा सही नहीं है। यानी हाइड्रोजनीकरण में ऑक्सीजन ऐड कहाँ से होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड होना चाहिए या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए, जबकि उल्टा होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी रिडक्शन प्रोसेस हाइड्रोजनीकरण में होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि नहीं होता है भाई, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन में कमी होता है, प्रोटॉन में वृद्धि होता है, प्रोटॉन में कमी होता है। तो सी नंबर और डी नंबर भी नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन में कमी होता है, इलेक्ट्रॉन में कमी होता है। सही आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में कमी होता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया में MgO प्लस CO क्या बन रहा है, Mg प्लस CO2 बन रहा है। इस पदार्थ का, यानी कह रहा है किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण का मतलब फिर याद होगा, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये चीज़ें हो रहा है तो ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हो रहा है, तो यहाँ देखा जाए तो Mg से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अच्छा इसमें ये नहीं, इसमें देखना है हम लोग को, इसमें क्या हो रहा है, CO से CO2 बन जा रहा है, यानी पहले CO, यानी कह लो कि C के साथ एक ऑक्सीजन था और यहाँ C के साथ अब दो ऑक्सीजन आ गए। इसका मतलब यहाँ पे इसके साथ क्या हो गया, ऑक्सीकरण प्रोसेस के साथ हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा या मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो किसके साथ हो रहा था, मोनोऑक्साइड के साथ हो रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का डैश है। क्या हो जाता है यहाँ पे, क्या हाइड्रोलिसिस हो जाता है, क्या हाइड्रोलिसिस हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, शोधन हो जाता है या अपकरण हो जाता है। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है उसे क्या कहते हैं, क्या वो उष्माशोषी होता है, दहन होता है, उष्माक्षेपी होता है या उदासीनीकरण होता है। क्या होता है, उष्मा, क्या होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दहन यानी कंबसन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें देखो केवल गर्मी रहता, केवल यहाँ पे गर्मी रहता, केवल गर्मी रहता तो हम लोग बोल सकते थे कि एंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गर्मी के साथ साथ क्या है, प्रकाश पैदा भी करती है, इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे उसको, दहन बोल देंगे उसको, क्या बोलेंगे, दहन बोलेंगे। ठीक, हाँ ये दहन ऑप्शन में नहीं रहता तब हम लोग सोचते उष्मा क्षेपी के बारे में। ठीक है, एंडोथर्मिक के बारे में, एक्सोथर्मिक के बारे में सोचते। ठीक है, एंडोथर्मिक नहीं, एक्सोथर्मिक।
अवकरण प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अवकरण बोल रहा है, परमाणु में प्रोटॉन की क्षति होती है? नहीं, ये नहीं होगा। परमाणु में प्रोटॉन उत्सर्जित होता है? ना क्षति होता है ना उत्सर्जित होता है, ये तो होने से रहा। परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रहण करते हैं? नहीं, ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स की क्षति होता है, हाँ यही होगा, है ना, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की क्षति होती है, ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की ग्रहण करता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होता है उसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन प्रोसेस। और ये लास्ट क्वेश्चन है, H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? क्या वो 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है या 2 होता है? तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? S की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या? 6 होता है। ठीक है, 6 होता है। तो ये हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। और क्लास नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको ये सारे नोट्स आप ले सकते हो वहाँ से। चलिए आज के लिए बाय, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।